तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। और लोधी वंश की स्थापना होती है 1451 ईस्वी के अंदर और यह वंश रहता है 1526 ईस्वी। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है। पहला वंश गुलाम वंश था, गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश बना, खिलजी के पश्चात तुगलक वंश, तुगलक के पश्चात सैयद वंश और सैयद वंश के पश्चात में आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश से सबसे पहला प्रश्न कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी यह लोधी वंश का क्या था? संस्थापक। शासक कब बना? 1451 में और कब तक रहा? 1489 ईस्वी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, किसने स्थापना की? बहलोल लोधी ने की थी। कब स्थापना की? 1451 में। और ये कब तक रहा था? 1489 ईस्वी तक। क्योंकि हमारे माइंड में चलता है इब्राहिम लोधी, लेकिन ध्यान रखना 80% इतिहास के अंदर संस्थापक अलग होता है और शक्तिशाली शासक अलग होता है। संस्थापक जो स्थापना कर देता है, शक्तिशाली शासक बाद में बनता है अधिकतर राजवंशों के अंदर। तो यहाँ पर संस्थापक तो है बहलोल लोधी, फिर आगे शक्तिशाली शासक के अंदर हम पढ़ेंगे तो सिकंदर लोधी होगा, तो श्रेष्ठ लोधी वंश के अंदर शासक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल लोधी से कि बहलोल लोधी ने दिल्ली के अंदर सबसे पहले अफगान वंश की नींव रखी थी। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि दिल्ली में सबसे पहले अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने। दिल्ली में सबसे पहले अफगान वंश की अफगानों की नींव है। अफगान वंश थे, वंश था लोधी वंश। थे कहां से? अफगानिस्तान से। तो भारत के अंदर दिल्ली में सबसे पहले अफगानों की नींव किसने रखी? तभी आंसर करना है बहलोल लोधी। नेक्स्ट ध्यान रखना, बहलोल लोधी ने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, बहलोल शाही सिक्के। बहलोल शाही सिक्के कि बहलोल लोधी ने किसके नाम पर सिक्के जारी किए थे? तो खुद के नाम पर बहलोल शाही नामक सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट कहानी यह है कि बहलोल लोधी अपने सरदारों की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, इसीलिए इन्होंने अपने सरदारों को मकसद ए आला के नाम से पुकारा है। मकसद ए आला, कई जगह नाम आता है मकसद ए अली के नाम से बहलोल लोधी ने अपने सरदारों को पुकारा था। क्वेश्चन ध्यान रखना कि बहलोल लोधी अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? तो आंसर करना मकसद ए आला के नाम से पुकारता था। नेक्स्ट ध्यान रखना कि बहलोल लोधी की मृत्यु ग्वालियर से दिल्ली आते वक्त हो गई थी लू लगने के कारण। ये ध्यान रखना कि ग्वालियर अभियान से, ग्वालियर से दिल्ली आते वक्त लू लगने के कारण, गर्मी के अंदर लगने वाली, तो लू लगने के कारण बहलोल लोधी की क्या हो जाती है? 1489 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। फिर 1489 में इसके पश्चात में इनका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम होता है सिकंदर लोधी, जबकि उसके बचपन का नाम निजाम खां होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। तो बहलोल लोधी के पर्सन कि बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की, कब की? 1451 ईस्वी के अंदर। तो यही इसके क्या है? संस्थापक है। नेक्स्ट कि दिल्ली में सबसे पहले अफगानों की नींव किसने रखी थी? बहलोल लोधी ने रखी थी। उसके पश्चात इन्होंने बहलोल शाही नामक सिक्के जारी किए थे। मकसद ए आला के नाम से ये अपने सरदारों को पुकारता था तथा ग्वालियर से दिल्ली आते वक्त 1489 ईस्वी के अंदर लू की बीमारी लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बहलोल लोधी के पश्चात में शासक बनता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टाइमिंग है 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी। कि 1489 ईस्वी में
शासक बनता है। और कब तक रहते हैं शासक? तो 1517 ईस्वी में। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था निजाम खान। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था निजाम खान। और सिकंदर लोदी इन्होंने उपाधि धारण की। तो ये ध्यान रखना कि सिकंदर लोदी इनका नाम नहीं था, इन्होंने सिकंदर लोदी की तो उपाधि धारण की थी, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खान था। जब ये सिंहासन पर बैठे तो सिकंदर लोदी के नाम से बैठे थे। नेक्स्ट ध्यान रखना कि सिकंदर लोदी ने भारत के अंदर सबसे पहले भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का पैमाना बनवाया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, गजे ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी क्या था? तो एक भूमि पैमाना था। कि भारत में सबसे पहले भूमि पैमाना किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। क्या नाम था? गज ए सिकंदरी, जिसमें कुल 32 अंक थे। कि इसके अंदर कुल अंक कितने थे? तो ध्यान रखना 32 अंक गज ए सिकंदरी के। नेक्स्ट ध्यान रखना, इन्होंने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ, संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी में अनुवाद करवाया था। कि सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का किसके अंदर करवाया था? तो फरहंगे सिकंदरी के अंदर अनुवाद करवाया था। तथा सिकंदर लोदी ने ही नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़वा करके, कहां के मंदिर की? तो नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियां तोड़वाई थी। और मूर्तियों को तोड़वा करके ईसाइयों को मांस तोलने के लिए दे दी थी। ये ध्यान रखना कि ईसाइयों को मांस तोलने के लिए किस मूर्तियों को दिया था? तो नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तुड़वा करके ईसाइयों को मांस तोलने के लिए इन्हें दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर लोदी का कि इन्होंने गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखी थी। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुलरुखी, कि गुलरुखी शीर्षक से कि इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी उनमें शीर्षक किसे रखा था? तो गुलरुखी को। तो गुलरुखी शीर्षक से इन्होंने क्या लिखी थी? फारसी के अंदर कविताएं लिखी थी। और इन्होंने क्या किया था? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया था। और इन्होंने जितनी भी फारसी की कविताएं लिखी थी उनमें शीर्षक क्या रखा था? तो शीर्षक रखा था गुलरुखी, कि गुलरुखी नामक शीर्षक से सिकंदर लोदी ने फारसी में कविताएं लिखी थी। नेक्स्ट ध्यान रखना, इन्होंने 1504 के अंदर 1504 ईस्वी में आगरा बसाया था। कि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी के अंदर इन्होंने आगरा की स्थापना की थी। उसके पश्चात 1506 ईस्वी के अंदर इन्होंने आगरा को राजधानी बनाया था। आगरा को क्या बना लिया? राजधानी। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत की या दिल्ली की प्रथम जो राजधानी है दिल्ली सल्तनत की, आगरा राजधानी कब बनी? तो दिल्ली सल्तनत की आगरा राजधानी 1506 में बनी थी। किसने बनवाई थी? तो सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है जो सिकंदर लोदी से पूछे जाते हैं कि सिकंदर लोदी के वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां था। इन्होंने भूमि पैमाने के लिए गज ए सिकंदरी का निर्माण करवाया। संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ को इन्होंने फरहंगे सिकंदरी नामक में अनुवाद करवाया था। नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तुड़वा करके ईसाइयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। तथा गुलरुखी शीर्षक से इन्होंने फारसी भाषा के अंदर कविताएं लिखी थी। तथा 1504 में इन्होंने आगरा की स्थापना की और 1506 के अंदर आगरा को इन्होंने राजधानी बना दिया। और 1517 के अंदर सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। तब इनका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट शासक इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का शासन काल है 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोदी शासक कब बना था? 1517 ईस्वी के अंदर। शासक रहा कब तक था? तो 1526 ईस्वी। अब इसकी कहानी देखते हैं इब्राहिम लोदी कि इब्राहिम लोदी जब शासक बना तो इब्राहिम लोदी के समय के अंदर कुछ ऐसी रियासतें थी जो इसके विरुद्ध विद्रोह करने लगी थी। अब क्यों करने लगी, उसका रीजन क्या था? तो 1517 में जैसे ही इब्राहिम लोदी राजा बनता है तो एक अन्य रियासत होती है उस वक्त के अंदर उत्तर भारत में, एक शक्तिशाली रियासत जिसका नाम होता है मेवाड़। रियासत का नाम क्या होता है? मेवाड़। मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए इब्राहिम लोदी उस पर आक्रमण करता है किंतु असफल रहता है। अब कहानी क्या होती है देखो, जैसे ये भारत है, ये अपना हो गया उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत के अंदर यहां पर है राजस्थान। राजस्थान के अंदर यहां पर हो गया राजस्थान, और राजस्थान के अंदर यहां पर रियासत है जिसका नाम है मेवाड़, और यहां है दिल्ली। अब दिल्ली का शासक है कौन? इब्राहिम लोदी, जो कब शासक बना? 1517 के। 1517 में शासक बनते यहां पर मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, और राणा सांगा शासक बने थे 1509 के अंदर, और शासक रहे थे 1528 ईस्वी। तो जिस वक्त राणा सांगा शासक बनते उस वक्त तो दिल्ली का सुल्तान होता है सिकंदर लोदी। कौन होते? सिकंदर लोदी। तब सिकंदर लोदी की 1517 मृत्यु हो जाती है तो राजा बन जाता है इब्राहिम लोदी। अब राणा सांगा यहां मेवाड़ से आक्रमण करता है इधर मालवा की ओर, और मालवा के अंदर उस वक्त शासक होता है महमूद खिलजी। लेकिन परेशानी होती है इब्राहिम लोदी, क्योंकि यहां का राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी ये देखता है कि मेवाड़ एक छोटी रियासत है, और छोटी रियासत होकर के ये धीमे धीमे अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, रियासत का धीमे धीमे क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। तो टेंशन इब्राहिम लोदी की हो रही है, यह कह रहा है क्यों ना मेवाड़ पर अधिकार हम कर लें। तब इब्राहिम लोदी अपनी सेना को लेकर के आता है मेवाड़ पर आक्रमण करने के। कब आता है? 1518 कि 1518 ईस्वी के अंदर इब्राहिम लोदी अपनी सेना को लेकर के आता है, और इसके साथ में इब्राहिम लोदी के साथ में होता है मियां माखन। मियां माखन इसका सेनापति होता है, इसका इब्राहिम लोदी का। तो ये मियां माखन को लेकर के इधर आता है युद्ध के लिए। तब ये खातौली के मैदान में युद्ध करते, कहां पर करते हैं? खातौली का मैदान, और इसे कहते हैं ख्यातौली का युद्ध। तो खातौली का युद्ध कब होता है? 1518 के अंदर। किनके मध्य? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। इब्राहिम लोदी के साथ में कौन होता है? मियां माखन, और इधर राणा सांगा के साथ में होता है राणा सांगा का पुत्र भोजराज, ज्येष्ठ पुत्र भोजराज, और भोजराज का ससुर रतन सिंह मेड़के। भोजराज का ससुर कौन होता है? रतन सिंह मेड़के। तो ये ध्यान रखना, ये क्लास सीटी वालों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें राजस्थान की हिस्ट्री भी एड रहेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ एक इंपॉर्टेंट रियासत थी जहां पर सिसोदिया वंश का शासक था राणा सांगा। उस समय के अंदर उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक था जो राणा सांगा थे। तो अब इस युद्ध के अंदर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के लिए कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी और इसकी राणा सांगा की सेना के मध्य 1:4 का अनुपात था, कि राणा सांगा के 1 सैनिक और इब्राहिम लोदी के 4 सैनिक, इतनी सेना थी। यानी कि सांगा की सेना से इब्राहिम लोदी की सेना 4 गुना ज्यादा। अब 4 गुना ज्यादा, तो इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी जीतेगा या राणा सांगा जीतेगा? तो अब देखते हैं। जैसे युद्ध शुरू होता है, शुरू होते ही जो राणा सांगा का मुख्य सेनापति होता है, इसका ज्येष्ठ पुत्र राणा सांगा का बड़ा बेटा, जिसका नाम होता है भोजराज, भोजराज वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे ही वीर गति को प्राप्त हुआ तो ये युद्ध अब कौन जीतेगा? राणा सांगा। चलो देखते हैं। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ? रतन सिंह मेड़तिया भी वीर गति को
प्राप्त हो गया। अब युद्ध कौन जीतेगा? राणा सांगा। अब जैसे धीमे धीमे करते राणा सांगा की एक बाई आंख फूट गई। अब बाई आंख चली गई है तो कौन जीतेगा? राणा। थोड़ी देर के पश्चात में इसके बाएं पैर पे तीर लगा, जिसके कारण बायां पैर काम करना बंद कर देता है। अब कौन जीतेगा? कुछ ही देर के पश्चात में राणा सांगा के बायां हाथ भी तीर लग जाता है, जिसके कारण ये भी काम करना बंद कर देता है। अब कौन जीतेगा? और देखते ही देखते राणा सांगा के शरीर में खातोली के युद्ध के अंदर 80 घाव लग जाते हैं। 80 घाव लगते हैं। अब बताओ अब कौन जीतेगा? और यही होता है। अब थारो राणा सांगा जीते कि 80 घाव लगने के पश्चात शेरों लारे को नहीं हिलके, आगे आगे हिलके। और इनको मुख्य सेनापति कौन? मियां माखन। मियां माखन पुटो ही पुटो हिलके, ओ तो नहीं हिलके लारे, आगे आगे बढ़े। तो आया तो था इब्राहिम लोदी मेवाड़ रियासत पर अधिकार करने के लिए, और दिल्ली रियासत के यहां पर 2 क्षेत्र अलवर व भरतपुर जो एनसीईआरटी में आते हैं, सॉरी दिल्ली राजधानी के अंतर्गत आते हैं, उनको यह खो बैठता है। यानी आया मेवाड़ जीतने के लिए और अपने ही 2 क्षेत्र खो देता है, भरतपुर व अलवर, जो वर्तमान के अंदर राजस्थान में आते हैं। अब इब्राहिम लोदी वापस जाकर के दिल्ली बैठ जाता है। दिल्ली बैठता है तो इसके मन में एक टेंशन रहती है, क्योंकि छोटी रियासत थी मेवाड़, और मेवाड़ रियासत ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो दूसरी अन्य जगह पर भी विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं कि भाई छोटी सी रियासत को नहीं हरा पाया तो दिल्ली का सुल्तान क्या खाक बनेगा। अब इसके ये टेंशन कि कैसे ही करके मेवाड़ को जीता जाए, और मेवाड़ के वही मियां माखन को तांडव देख लो, राणा सांगा को तांडव कि वो बेरी तो लारे हिरके कोई ना मरण उड़ रहे ना कोई बात आगे आवे और कटिंग कर तो ही जावे। अब वो इब्राहिम लोदी एक और प्लान बना हुआ है, और उस युद्ध को कहते हैं बाड़ी का युद्ध। तो हम पढ़ते हैं बाड़ी का युद्ध। तो यहां से प्रश्न आएगा, ध्यान रखना कि 1518 में खातोली का युद्ध किनके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ। इसके अंदर विजयी कौन हुए थे? तो राणा सांगा हुए थे। राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुआ। भोजराज की ही पत्नी थी मीराबाई, जो कृष्ण की भक्ति करती थी। तो ये ध्यान है। अब नेक्स्ट युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, और बाड़ी का युद्ध होता है 1519 ईस्वी, 1518 या 1519 ईस्वी के अंदर बाड़ी का युद्ध होता है। ये बाड़ी की कहानी देखो कि यह हो गया उत्तरी भारत, और इस उत्तरी भारत के अंदर यहां वाला ये क्षेत्र हो गया राजस्थान, और राजस्थान की ये रियासत थी मेवाड़। मेवाड़ पर अधिकार था किसका? राणा सांगा। पहले तो अधिकार था केवल यहां पर, अब इसका अधिकार है यहां पर। तो अब कुछ मेवाड़ की सेना यहां पर भी है। यह क्षेत्र कौन सा? भरतपुर और अलवर वाला क्षेत्र। तो यहां पर सेना है, यहां पर दिल्ली। अब इब्राहिम लोदी के यहां बैठे बैठे टेंशन होने लगी, बोलो कि किए ही करके मेवाड़ ने तो जीता नहीं। अब मेवाड़ सांगा पहला तो अठे हो, अब अठे बैठो है। तो इब्राहिम लोदी एक प्लान बनावे, और प्लान क्या बनावे कि क्यों ना यहां से आक्रमण किया जाए। यहां पर है धौलपुर, धौलपुर में स्थान है बाड़ी, इसीलिए इस युद्ध को कहते हैं बाड़ी का युद्ध, कि धौलपुर के रास्ते से आक्रमण किया जाए। और इन्नो सेना आक्रमण कर सी ना, राणा सांगा की सेना दिल्ली की ओर भाग सी, और दिल्ली में बैठू इन्नो गए आमनो सेनापति आसीन, आगे मैं बैठू बिची लेर पुटपड़ा पीना। अच्छा लगा ये प्लान। और इब्राहिम लोदी उसी सेनापति को बुलाता है, मियां माखन। अब मियां माखन आता है, और मियां माखन को यह प्रस्ताव देता है कि देख बड़ो जबरदस्त प्लान है। बोले महाराज बोलो कहीं। तो बोले एक काम कर, बोले कि तू धौलपुर के रास्ते से आक्रमण कर, सेना ले जा।
8वां आक्रमण करी ना, इंज सेना दिल्ली की ओर भागी और दिल्ली की ओर भागी, दिल्ली में बैठो ही हूं और आज ले बीचे कूट और बोलो महाराज एक बात बोलो कि बोलो तो बोलो धौलपुर वाले रास्तों जो थे और हूं बैठो मटे दिल्ली क्योंकि इन भाई के तो तांडव देखो ध्यान है राणा सांगा का आगे गया तो सीधी सी बात है मौत। इनो तो बढ़िया वो बोले महाराज इनो तो अच्छी बड़ी नस काट दो नहीं तो बोले जावे को जाओ नहीं बोले जाना तो बड़ी थे सुल्तान ने किया नहीं। अब वो मियां माखन के डरे से नहीं इब्राहिम लोदी कहते हैं घणो डर लग गया कि हाँ तो एक सेनापति ने और बुलावा जो को लार युद्ध में भाग को नहीं ले जिसका नाम होता है हुसैन खां फरमूली। अब वो आवे हुसैन खां फरमूली और ये फरमूली ने क्या देख मैं तेरे बहुत बड़ा दायित्व दूं बोले महाराज के बोलियो कि सांगा ने धौलपुर राष्ट्र आक्रमण करना है बोलियो बड़े महाराज देख तारियो कल शाम ते थारे घुटना मला दी बोले वारे वाह तेरे सिर को तू ही हुए और वो मियां माखनी का हम जाके रहस्य मिठो जल गयो सालन दो क्यों इनके तो मदार तो युद्ध देखो मियां माखन के तांडव। अब जिये अठों हुसैन का फरमोली सेना इकट्ठी कर रवाना हुआ धौलपुर के रास्ते तो बीते गवा के करे ओ मियां माखन भाई रामो एक पत्र पहला या ढिरका दे राणा सांगा बोलो देखो ये है साहब जी बात मैं तो हूं इब्राहिम लोदी का गुलाम तो मन तो आनो पड़े पर बाप की सौगंधु मेरे थारा लड़ने को कोई इरादो कोई जय वायदा युद्ध में हम आज तो मन ने नाम आई बट ओ खासा कुदे इन थोड़ा सेंटर में कर ली ओ खासा गया होगे थारे बस कल शाम ते पगा में रेड़ दूं रिया कर दूं। अब आप बताओ कि सांगा अपनी सेना यहाँ अलवर और भरतपुर से हटा करके अट धौलपुर लाई कौन लाई तो लेके आएगा ना क्यों आपको प्लान है सांगो बोले क्यों ना आते ही स्वागत करता बढ़ते पानी अठे गोठी तो बाड़ी में आपकी सेना ले राजा है और हुसैन खां फरमूली सगला ने सागे ले और जी अठे एंट्री करे और दबन देनी ठोके मुंह काट दी ओ हुसैन खां बोले क्यों क्यों बढ़ते आकर ठोक दी मियां मक्खन ने जी ठा पड़ियो अण तो बाड़े फोड़ा ही फोड़ जाती आ गयो इब्राहिम लोदी कर बोलियो बस आ गयो तांडव करने वो ओ अठाए इब्राहिम लोदी कुछ बोले रे यार कोई जेकर होनी तेरी कोई और नहीं तू ये आ के बोलो जेकर थोड़ी देर ना होनी अच्छे युद्ध चल रही है मन लगे वो थारे काल के वो नहीं कि भाई अठे घुटना कमाला रेड़ दो वो मेरी ख्याल ठंड तो ला है उन तो आगे वो आवे लागो तब हुसैन खान ने जिये ही ध्यान पड़े कि हाँ सांगो तो ओ है दब कपड़ियों ठोक्यो ठोक्यो अठो में भाईरा मो गेर गात आ गयो इब्राहिम बोलियो लर किया है और बोलियो कि जे खातों के युद्ध में हूं तो ती बाड़ी वाली कौन जुआ मेरे तो जरूरत ही का तो बाड़ी के युद्ध के अंदर भी विजय कौन होता है राणा सांगा। तो उस समय के अंदर उत्तर भारत में एक लहर चलती है कि भाई अगर कोई दिल्ली पर शासक बनेगा इब्राहिम लोदी के पश्चात में तो वो हिंदू शासक अगर बनेगा तो कौन बनेगा राणा सांगा बनेगा जिसने इसे 2 बार हराया था एक बाड़ी के युद्ध में और एक खातोली के युद्ध में। तो ये इब्राहिम लोदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाद में इब्राहिम लोदी इसी राणा सांगा के साथ में एक समझौता कर लेता है समझौता करता है ध्यान रखना यहाँ पर पीलिया खार नदी से किससे करता है पीलिया खार नदी से समझौता किया जाता है कि भाई पीलिया खार नदी अब मेवाड़ का हिस्सा है और इससे इधर वाला हिस्सा आगरा का है क्योंकि दिल्ली और आगरा दोनों पर अधिकार किसका था इब्राहिम लोदी का था क्योंकि इसने राणा सांगा ने बाद में मालवा पर भी अधिकार कर लिया था। मालवा पर अधिकार करने के कारण इब्राहिम लोदी के टेंशन हो गई थी। टेंशन ये हुई कि अगर दिल्ली में बैठो बैठो अगर कुछ हरकत करूं तो सेना आवे यहां से आगरा में अगर बैठा बैठा हरकत करूंगा अब इसका विस्तार है मालवा तक तो यहां भी आ जाएगा। तब इसने क्या किया था पीलिया खार नदी से इसने क्या कर दिया समझौता। यह वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना। इससे ही बाबर बाद में विवाद बनाएगा और राणा सांगा के साथ में युद्ध करेगा। अब अंतिम जो युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का वो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो हम आगे बढ़ते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध।
पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526। यह इब्राहिम लोदी का अंतिम युद्ध होता है। अब कहानी यह समझते हैं कि इस पानीपत के युद्ध के अंदर होता क्या है। बाकी पूरी बाबर की जो कहानी होगी वो आगे मुगल वंश में पढ़ लेंगे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो किनके मध्य होता है? तो एक तरफ तो होता है इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ होता है बाबर। एक तरफ तो है इब्राहिम लोदी, दूसरी ओर है बाबर। बाबर कौन था? तो बाबर फरंगना का था और ये मिर्जा उमर शेख का पुत्र था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था, अर्थात बाबर वैलेंटाइन डे को गिफ्ट है। 14 फरवरी का बाबर का क्या हुआ था? जन्म। तो ये ध्यान रखना 14 फरवरी 1483। अब कहानी ये देखते हैं कि बाबर इब्राहिम लोदी पर क्यों आक्रमण करता है, कैसे इसकी नीति भारत की ओर आती है कि भारत पर आक्रमण किया जाए। क्योंकि जब ये छोटा था 11 वर्ष की अवस्था में 1454 ईस्वी के अंदर ही बाबर के पिताजी मर गए थे, उमर शेख। तब 1154 में जब उनकी मृत्यु होती है तो ये 12 वर्ष का होता है। उस वक्त 12 वर्ष की अवस्था में ये राजा बनता है और समरकंद पर आक्रमण करता है। समरकंद ईरान में होता है, तो ये भारत की ओर नहीं अग्रसर होता। लेकिन भारत की ओर क्यों होता है, क्या कारण है, किस प्रकार से ये इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का युद्ध होता है, विजय होता है, उसका रीजन क्या है? तो ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी का चाचा होता है जिसका नाम होता है आसफ खां। चाचा का नाम क्या होता है? आसफ खां। और सूबेदार होता है पंजाब का, जो इब्राहिम लोदी का सूबेदार होता है उसका नाम होता है दौलत खां। अब जब इब्राहिम लोदी राणा सांगा से लगातार 2 बार हारता है तो आसफ खां जो इसका चाचा होता है इसकी नीयत खराब होती है और ये सोचने लग जाता है क्यों ना दिल्ली को राजा मैं बन जाऊं। अरे पंजाब के सूबेदार दौलत खान के मन में आवे क्यों ना पंजाब को राजा मैं बन जाऊं और स्वतंत्र घोषणा कर दूं। अब वो क्या करेंगे, नीच नीच बेगम लिया करेंगे, ये दोनों बहना में मिल गया रहा। तब वही उठ यार घूंक नहीं। अब आसफ खां हिम्मत कर बोले हो गए क्यों ना इब्राहिम लोदी ने हटा दा। बोले भाई चल के करा आक्रमण। तो बोले चलना के चलो के दिल्ली पर अधिकार कर ला। आसफ खान रवाना होना पहला पूछो ठम। बोले क्यों? तो बोले बता तेरे कने सेना कितनी है? बोले घनी है के टेंशन लेनी 20,000। बोले ऊ के अब दौलत खान ने पुट पूछो आसफ खान बोले थारे कने 20,000। अब आगे बात की आसफ खान बोलोगे साला तो आप हाँ बर्तन में ठाएगी एक ने कितनी है? बोलो 1 लाख। बोले पर कौन सा? बोले चाल क्यों चलना दिल्ली ऊपर घर आक्रमण। तो बोले ना आपा नहीं आपा के सांगा थोड़ा ही इतने बेटे दोनों माइंड चला। बोले तो केश क्यों लड़ावा कि दिल्ली ऊपर अधिकार कर। अब बेटा माइंड लड़ावा। दौलत खान बोले क्यों ना आपा सांगा को समर्थन ले ला, राणा सांगा का, कि क्यों ना इसका समर्थन लिया जाए। आसफ खान बोले जैब भी न ठा पड़ गई कि घर में रोड़ो चाले तो सांगो आपा दोला को सांगो बिगाड़ दे तो बढ़ते तो खबर ही नहीं जानी चाहिए। इतने आसफ खान के क्यों ना कोई भाड़ा बुला ला, लुटेरा आजियर हल्टा और बिना परिपदेदार बुझी गैंग वाला काम। अब तक दौलत खान के माइंड में आ गई। बोले हाँ अब के काम ठीक हो गयो। बोले के आमने पंजाब में एक लुटेरो है वो कौन? बाबर ने पंजाब पर ध्यान रखना पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया था और चारों बार में आक्रमण करता है, सफल रहता है, विजय होता है, लेकिन धन लूट करके वापस फरगना चला जाता है। तो अभी एक ही माइंड में बात दौलत खान के कि ये तो एक लुटेरा है। ये क्या है?
बाबर एक लुटेरा है जो क्या करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण सफल होता है, धन लूटता है और वापस चला जाता है। क्यों ना बाबर को निमंत्रण भेजा जाए तो वो हमारे लिए लड़े और दिल्ली पर आक्रमण करे और दोनों बांट लेते। दौलत खां कहता है कि आगरा मन दे दी, ओके दिल्ली मन दे दी, तो बोले ठीक है बुला लो। तब ये दोनों पत्र भेजते हैं किसके पास में, बाबर के पास, और बाबर आता है भारत। अब बाबर को ये पता चल जाता है कि भाई भारत पर अगर स्थायी अधिकार करना है तो शासन कहां से जारी रखना होगा, तो वो दिल्ली से है, और वो ये बता देते हैं। और बाबर आवा वो मिलने, बोले हाँ बोलो, तो बोलोगे आक्रमण करो दिल्ली पर, फिर मांगो भी तो धन दे श्याम, बोलोगे तो ठीक है कर दे श्याम आक्रमण। अब बाबर ही जान तो पूछे कि यार विरोधी है आक्रमण कर श्याम, तो क्यों ना पहला पूछ तो लांग हम कितनी के ताकत है। तो बाबर आने पूछा सब खान है कि बेटा ये बोले मैं जी जान साहब टेंशन ना लो, अगली साइड मेरे से आज जो, तो बोले आप तो जो बड़बी के सेना कति के पूछे ये तो बताओ ताकत क्या है उसकी, तो बोले अभी 1 लाख है, बोले मेरे को तुम्हारे जारी है, मैं तो कोई नहीं। तो बोले ये ना करो यार, आओ बाहर तो आक्रमण थे करो, दिल्ली मन चाहिए हो गया, आगरा मन चाहिए, तो बोले ना भाई मेरे तो जरूरत कौन की आज उनका। तो बोले एक बंदो है अगर थारी हेल्प करे जके इब्राहिम लोदी ने 2 बार हराई, तो बोले ठीक है कौन है, तो बोले वो है राणा सांगा, तो फिर मुलाकात करो राणा सांगा। तो बाबर राणा सांगा से वार्तालाप करता है, उसके अंदर राणा सांगा भी राजी हो जाता है कि ठीक है भाई तू आक्रमण करने आ, मैं तेरा सहयोग करूंगा। लेकिन जब युद्ध में आता है, पानीपत का युद्ध होता है, तो सांगा नहीं आता है, लेकिन आश्वासन दे देता है। तो बाबर जी ही सांगा के आवे, तो सांगा क्या ठीक है कि भाई तू आक्रमण कर, दोनों डील हो जाए कि दिल्ली मन दे दी, आगरा मन दे दी। ए बाबर वही जाके बाबर क्या दिल्ली मेरी, सांगो के आगरा मेरे, तो बोले डील दन अठे वही राज्य उड़ा बैठा है, इब्राहिम ने मारा ओ आगरा को राजा बोलो बैठा है मन मन में, ओ आशंका दिल्ली को बोलो बैठा। अब अणवी ने चैलेंज दे दियो, बोला अजय भी 21 अप्रैल को पानीपत के मैदान में बैठे आप युद्ध कर। तो बाबर आ जाता है, बाबर आकर के पहले अपना खेमा रेडी कर लेता है और 2 ये ऊपर चढ़ देखे शाम को आवे, शाम को तो को आवे, इतने करते करते बैठने के टाइम आगे नेड़ो और युद्ध हो गया शुरू। अब युद्ध, उस युद्ध के अंदर इसके पास 12,000 की सेना होने के बावजूद ये विजय होता है। विजय होने के कारण पूछे जाते हैं, किस कारण से पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर विजय होता है। तो पहला कारण यह है कि पानीपत के युद्ध में ही भारत में सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में ही सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया, तोपखाना का प्रयोग किया गया। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। दूसरी बात यह कि बाबर ने इस युद्ध के अंदर तुलुगमा पद्धति अपनाई थी, तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तुलुगमा जो पद्धति है वो इन्होंने किससे सीखी थी, किससे ग्रहण की थी, तो ध्यान रखना उज्बेकों से, कि बाबर ने तुलुगमा पद्धति किससे सीखी थी, तो उज्बेकों से सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनके तोपों का संचालन किसने किया था, यानी तोपखाना का संचालन किसने किया, तो ध्यान रखना तोपखानों का संचालन किया था उस्ताद अली ने। कि तोपखाने का संचालन किसने किया था, तो उस्ताद अली ने। तथा बंदूकधारियों का संचालन किसने किया था, बंदूकधारियों का संचालन किसने किया था, तो उस्ताद मुस्तफा ने। कि तोपखाने का संचालन किसने किया, उस्ताद अली ने। तथा बंदूकधारियों का संचालन किसने किया था,
तो उस्ताद मुस्तफा ने किया था। और इन सब कारणों से ही बाबर इस युद्ध के अंदर विजयी होता है। 12,000 की सेना 1 लाख की सेना पर भारी पड़ती है और 6 घंटे के अंदर ही इब्राहिम लोदी की युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक होता है जो रणभूमि में मारा जाता है, अर्थात युद्ध में मारा जाता है। यह एकमात्र ऐसा शासक होता है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट ध्यान रखना, बाबर जैसे ही इस युद्ध के अंदर जीतता है, जीतते ही मुगल वंश की ये नींव रख देता है भारत में और बादशाह की उपाधि धारण करता है। बाबर किसकी उपाधि धारण करता है? बादशाह की। जबकि प्रजा इसे कलंदर की उपाधि देती है। बाबर को कौन सी उपाधि देती है? कलंदर की। तो ये सब सारी आगे की हम पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे। बाबर के अंदर भारत में एक नए वंश की स्थापना हो जाती है और वह वंश होता है मुगल वंश। और यहाँ पर एंड हो जाता है लोदी वंश। जो अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो वापस रिपीट कर देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। कि इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के साथ में कौन कौन से युद्ध किए? खातौली और बाड़ी के। दोनों के अंदर क्या हुई थी? हार हुई। फिर इब्राहिम लोदी ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया। किसके साथ में? बाबर के साथ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 के अंदर। इस युद्ध के अंदर विजयी कौन हुआ था? बाबर। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो रणभूमि में मारा गया वह कौन था? इब्राहिम लोदी। तो आज के लिए इतना ही। दिल्ली सल्तनत का टॉपिक होता है कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश।